तो फिर वो मंजर क्या होगा, उस मंजर का बैकलैश है वो किस हद तक संगीन होगा। इनकी रिहाइश गाहों में मेल मुलाकातों की खबर तो जहती पॉलिसी तैयार की गई। जो जजेस हैं वो खुद पिटिशनर के तौर पर सामने आएंगे। कोई आईन और कानून की बात नहीं कर रहा, कोई मेरिट की बात नहीं कर रहा। सबको ये है कि जनाब हमने अपने बाबे को ऊंचा रखना है, हमने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। आईन और कानून का जनाजा ये जज खुद अपने हाथों से निकाल रहे हैं, को रोकने वाला भी कोई नहीं। नया ड्रामा स्टेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वक्त में कुछ हमने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और अहम तरीन मुलाकात का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से जराए ने जो है वो गर्मा गर्म खबर दी है और उसके मुताबिक जनाब ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास कल होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको हेड करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस की अपॉइंटमेंट होना करार पाई है। तो इस इजलास के अंदर रखना अंदाजी करने की भरपूर प्लानिंग कर ली गई है और इस प्लानिंग के चक्कर के अंदर जो महफिल मुशावरत मुनक्कद की गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया जनाब बतौर खास कि जुडिशियल कमीशन के इस इजलास में न सिर्फ फुल थिएटर लगाया जाएगा, फुल कैंपेन की जाएगी, फुल मुहाजराई की जाएगी। ये जो इजलास है ये एक मछली मंडी का मंजर पेश करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान हैं और उनके साथ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो भी एक मुतासरा फरीक के तौर पर सामने आएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जनाब जज जब खुद साइल बनकर अदालत के रूबरू आ जाएं तो फिर वो मंजर क्या होगा और उस मंजर का जो बैकलैश है वो किस हद तक संगीन होगा। इसका अंदाजा महज आप इस खबर से लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जनाब ये जो जजेस अपॉइंट किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनको ट्रांसफर किया गया है उनकी तकर्री और सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज करने के खिलाफ बतौर मुतासरा फरीक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस हवाले से ये जो सारी मेल मुलाकातें चल रही हैं बैक एंड पर वो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। इन तमाम मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा, ये जो प्लानिंग की जा रही है क्या ये प्लानिंग कामयाब हो सकेगी? क्या जुडिशियल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जिन जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में गौर व फिक्र किया जा रहा है क्या ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये मुकम्मल हो पाएंगी या ये जो एक नया थिएटर लगाने की प्लानिंग की जा रही है ये प्लानिंग कामयाब होगी? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और इस हवाले से एक और मुलाकात का भी आपके साथ तज़किरा करूंगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ हुई थी। और फिर इसी हवाले से दूसरी मुलाकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ हुई थी। अब ये जो चूंकि इस वक्त जैसा मैंने आपसे गुजारिश की कि एक खींचातानी का माहौल है, एक दूसरे के जो कहते हैं ना जनाब गिरबानों पर हाथ डालने की नौबत आ चुकी है, लिहाजा इस मौके पर किसी तरीके से जो कहते हैं ना कि बंदा कुछ सोच समझ के कुछ चीजें कर रहा होता है वो इस तरह की नहीं। इस मौके पर जो भी सिचुएशन डेवलप की जा रही है वो एक खास पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रख कर की जा रही है और वो तमाम के तमाम जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो जाकर पॉलिटिकल एंगल्स के साथ मिलते हैं। लिहाजा इस सारे अमल को आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट से अलग होकर नहीं देख सकते। अब ये ताजा तरीन सूरत हाल है वो दो हवाले से अहमियत की हामिल है। उसमें से पहला फैक्टर आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान। आपको याद होगा कि कल एक वीडियो में मैंने आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो अगला हफ्ता है उसके लिए जो रोस्टर है नया वो जारी कर दिया गया है और इस नए रोस्टर की जो अहमियत है वो ये है कि इसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब वो किसी भी डिवीजन बेंच के अंदर शामिल नहीं है। वो बतौर सिंगल बेंच के तौर पर तो अपने फराइज अंजाम देंगे लेकिन वो डिवीजन बेंच में शामिल नहीं है और इसकी वजह के से ये तासुर सामने आ रहा है कि जनाब ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा इस इजलास के नतीजे में जनाब आमिर फारूक साहब एलिवेट हो जाएंगे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट भी सामने आई कि इस हवाले से ये जो जजेस की जो बेंचेस की तश्कील थी उस अमल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 का टोला है
اس کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ جناب آپ جو اگلے ہفتے کے لیے روسٹر بنا رہے ہیں، اس روسٹر کے اندر ہمارے بینچ میں جو ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز ہیں، یا تو ہمیں ان کے بینچز میں شامل نہ کیا جائے یا ان کے بینچز میں ہمیں شامل نہ کیا جائے. یعنی اگر کوئی ڈویژن بینچ تشکیل پانا ہے جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں، چونکہ اس وقت وہ سینئر پیونی جج ہیں، تو اس بینچ کے اندر یہ جو باقی 6 ججز ہیں ان میں سے کسی کو شامل نہ کیا جائے. اور اگر بینچ بن رہا ہے جناب محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں، تو اس کے اندر بھی یہ جو ٹرانسفر ہونے والے 2 جونیئر ججز ہیں ان کو اس کے اندر شامل نہ کیا جائے. اور یہ جو شرط ہے یہ انفیکٹ ادارے کے اندر ایک نئی تقسیم کا سبب بننے جا رہی تھی، جس کے بعد جو بینچز کی تشکیل دی گئی ہے اس میں اس طرح کی سچویشن کو کہ جناب بھری عدالت کے اندر کسی طرح کی کوئی سبکی نہ آ جائے، کیونکہ جس طریقے سے یہ جو ججز نے خطوط تحریر کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ جو جج صاحبان ہیں جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کو تو انہوں نے بالکل بھی کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں دی. اور اگر بھری عدالت میں جناب جج صاحبان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہ کریں، تو پھر تو بہت زیادہ سنگین صورتحال ہو جائے گی. لہٰذا اس صورتحال سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو بینچز ہیں ان کے اندر یہ جو نئے پرانے ججز ہیں ان کو ایک ساتھ شامل نہیں کیا گیا. اسی تناظر میں جناب عامر فاروق صاحب نے بات کی جناب چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سے، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں جناب میاں رؤف عطا صاحب. انہوں نے یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں دونوں چیف جسٹس صاحبان سے طویل ملاقات تھی. اس کے اندر مختلف امور اور خاص طور پر یہ جو اس وقت خط و خطی ہوئے ہیں، یہ جو خط بازی ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. عدلیہ کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا، اور جو ریفرنسز اس وقت موجود ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اوپر بھی بات چیت کی گئی. اور یہ جو ٹرانسفر سے ریلیٹڈ جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اور ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب میاں رؤف عطا صاحب، انہوں نے دونوں چیف جسٹس صاحبان سے جو ہے وہ ان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ آپ کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی آپ نے یہ جو ٹرانسفرز کے لیے آئین کے آرٹیکل 200 کا سہارا لیا ہے یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ معاملہ اگر چیلنج بھی ہوگا عدالتوں کے اندر تو یہ جو ہے نا وہ سٹینڈ کرے گی، یہ ٹرانسفرز یہ کسی طریقے سے متاثر نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد جو اگلی پیش رفت ہوتی ہے وہ ایک اور میٹنگ ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بلاک جو ہے نا وہاں پر جہاں پہ جج صاحبان رہتے ہیں ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی، ان کی رہائش گاہوں میں کچھ میل ملاقاتوں کی خبر جو ہے وہ گرم ہے. بتایا یہ جا رہا ہے، اس حوالے سے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 2 جہتی پالیسی تیار کی گئی ہے. اس میں سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا گروپ ہے جو جوڈیشل کونسل کے اندر یا جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی شامل ہے، جس کے اندر 2 ججز ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب، اور اس میں جناب یہ جو ہے اپنے امین الدین صاحب بھی شامل ہیں. تو یہ جو 2 جج صاحبان ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹرینز کی، ان کے ساتھ مل کر بھرپور قسم کا سین کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھرپور احتجاج کو ریکارڈ کرایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تقرری کا معاملہ ہے یہ پینڈنگ کر دیا جائے، اور جو چیزیں ہیں وہ فل کورٹ کے اندر جائیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے. اور جب تک کوشش کی جائے گی کہ جناب جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ججز کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو. اسی پرسپیکٹو کے اندر جو دوسری پالیسی سامنے آ رہی ہے وہ ہے جج صاحبان کی طرف سے، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں اس کو چیلنج کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس کے لیے بھی جو ججز ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ خود پٹیشنر کے طور پر سامنے آئیں گے، اور بالکل یہ ویسا ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی سین ہوگا
जिस तरीके से जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी थे, और वो बतौर वकील अपनी जो उनकी एहलिया थी मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा, जब उनके ऊपर ये जो केस चल रहा था, रेफरेंस आया था, तो वो उसमें बतौर वकील अपीयर भी हुए थे। उन्होंने आके अपने मामले को डिफेंड भी किया था, अपनी एहलिया को भी आकर डिफेंड किया था। तो जज साहिबान का ये मानना है कि जनाब इस मामले में जो कि बराह रास्त उनको मुतासर कर रहा है, उनकी सीनियरिटी को मुतासर कर रहा है, और वो एक मुतासरा फरीक के तौर पर दाद रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर सकते हैं, और इस हवाले से वो ये दरखास्त भी दायर कर सकते हैं कि जनाब ये जो ट्रांसफर्स हुई हैं, अगर इनको आपने काला दम करार नहीं देना तो फिर ये जो सीनियरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इसको काला दम करार दिया जाए, और ये जो नए जजेस ट्रांसफर होके आए हैं इस्लामाबाद में, या तो इनको वापस भेजा जाए, और अगर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहना है तो फिर इनको असर नौ हल्फ लेने की ताकीद की जाए, और हल्फ लेने के बाद इनको काम करने की इजाजत दी जाए। ये इस तरह का कुछ सीन है जो अब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस सूरत हाल में सवाल है कि क्या ये जो सीन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये सीन क्रिएट हो पाएगा? क्या ये जो पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, इस बंदोबस्त के जो मन मर्जी के नताइज हैं वो हासिल किए जा सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर फरीक अव्वल अपनी जगह पर मौजूद है, और इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कई दफा गुजारिश कर चुका हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के चक्कर के अंदर जिस तरीके से ईमानदारों को चुन चुनकर मेरिट के खिलाफ जो है ना, वो साकब नसारी, गुलजारी लाल और बाकी लोगों ने जिस तरीके से ठूंसा था अदालतों के अंदर, तो उसके यही नतीजे निकलने थे सामने जो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। कोई आईन और कानून की बात नहीं कर रहा, कोई मेरिट की बात नहीं कर रहा, सबको यह है कि जनाब हमने अपने बाबे को ऊंचा रखना है, हमने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, और इस चक्कर के अंदर जो आईन और कानून का जनाजा है वो ये जज खुद अपने हाथों से निकाल रहे हैं, और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं। अफसोस का मुकाम ये है कि इनको अगर ये गौर करें तो ये 26वीं तरमीम आई इनकी वजह से है। क्या है 26वीं तरमीम में? 26वीं तरमीम में यह है कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो तरीकाकार है, उसके अंदर जो तरीकाकार ओरिजिनल 18वीं तरमीम के अंदर अडॉप्ट किया गया था, उसी तरीकाकार को फॉलो किया जाए। यानी जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर जुडिशियल कमीशन के साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस के, यानी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी राय को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, और जो फैसले का इख्तियार है वो दोनों मिलकर इस्तेमाल करें, कल्ला कोई काम ना करे। लेकिन उसको बदल दिया गया, तो फिर उसके बाद 21वीं तरमीम आई थी। अब जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे 26वीं तरमीम के जरिए जो ये जो मन मर्जी तशरीह थी आइन के नाम पर, उसको रोका गया कि 2 जज, 4 जज, 5 जज, 8 जज बैठकर अपनी मर्जी से आइन की तशरीह कर देते थे, और वो जो तशरीह होती थी उसका इम्पैक्ट आइन में तरमीम से भी ज्यादा होता था, या जिसको हम कह सकते हैं ना री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल आइन को असर नौ तहरीर करने के मुतरादफ होता था, जिसके नतीजे में आइन की इस तशरीह के नतीजे में आइन की कई दफात जो हैं वो गैर मौसूल हो जाती थी। मिसाल देता हूं आपको, ये जो आर्टिकल था 62(1)(f), जिसके नतीजे में ये जो फ्लोर क्रॉसिंग थी, इसके ऊपर जो पाबंदी थी वो आयद की गई थी। अब उसकी जो तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके नतीजे में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जो आइन का एक प्रोविजन है जिसके तहत जो अपोजिशन है या खुद हुकूमती अरकान जो हैं वो तरीके अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ या स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ वो पेश कर सकते हैं। ये जो तशरीह जिसको बाद में कालादम करार दिया गया है, उसको फैसले को वापस लिया गया है, अगर वो तशरीह बरकरार रहती तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन था ये तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, ना जो रिक्वायरमेंट्स थी उस हवाले से पूरी हो पाती, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता। और इसका मतलब ये है कि इस तशरीह ने आइन की इस क्लॉज को, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो उसकी इजाजत देती थी, वो काला दम करार दे दी गई। और ये
आइन साज़ों का फैसला है, जजेस का फैसला नहीं था कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश रखी जाएगी। लेकिन इस तरह की अगर फैसले और इस तरह की तशरीहात होंगी तो फिर उसके रास्ते में रुकावटों को तो क्रिएट किया जाएगा, और ये रुकावटें इसी वजह से क्रिएट की गई। अब ये जो एक नया ड्रामा स्टेज करने की कोशिश की जा रही है, हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जजेस पिटिशनर्स बनने के चक्रों में आ गए हैं, तो ये भी एक नई फिल्म की तैयारी है। एक नई फिल्म जो है वो उसको डायरेक्ट किया जा रहा है, और इस नई फिल्म का बुनियादी मकसद कोई और नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, इन दोनों को दबाव में लाकर ईमानदारी का रास्ता हमवार करना है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है कि जनाब हमें मौका दिया जाए, हम ईमानदारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान की अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारा इस्तेहकाक है, और इस चक्कर के अंदर हमने अपने पूरे मुल्क का, अपने पूरी रियासत का, अपने पूरे अवाम का और अपने इदारों का जो मजाक बनाया हुआ है वो सबके सामने है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।